हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एवन लर्निंग पॉइंट में। आज हम आपको इस वीडियो में सेट से संबंधित कुछ जानकारियाँ देंगे। सेट क्या होता है, जो कि एयरफोर्स की परीक्षा में XY ग्रुप के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसे हर साल कुछ क्वेश्चन बनते हैं परीक्षाओं में। तो जानेंगे पहले हम सेट क्या होता है। तो वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को हम कहते हैं सेट। वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को कहा जाता है सेट। मतलब कि वस्तुओं का एक ऐसा संग्रह जिसे हम परिभाषित कर सकते हो, वही क्या है, सेट है कहलाएगा। अब सेट जिन वस्तुओं से मिलकर बनता है या जिनसे मिलकर बनता है सेट, उन्हें हम कहते हैं सेट का अवयव। क्या कहते हैं? अवयव कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं, तत्व कहते हैं। अब किसी भी अगर सेट को हमको लिखना है, उसका नामकरण करना है, व्यक्त करना है किसी सेट को, तो अंग्रेजी वर्णमाला का कैपिटल लेटर इस्तेमाल करते हैं। और कभी भी किसी वस्तु को या उसके अवयव को व्यक्त करना हो, तो अवयव को जब भी हम व्यक्त करते हैं तो अंग्रेजी वर्णमाला के स्मॉल लेटर से व्यक्त करते हैं। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा कि सेट को जब भी व्यक्त करते हैं तो अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से, और उसके अवयव को जब भी व्यक्त करते हैं तो अंग्रेजी वर्णमाला के स्मॉल लेटर से व्यक्त करते हैं। और जब भी किसी सेट को लिखा जाता है तो मझले कोष्टक के अंतर्गत उसके अवयव को लिखा जाता है, और दो अलग अलग अवयवों के बीच कामा अर्धविराम का चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे कोई अवयव लिख लिए, उसके बाद कामा देंगे, फिर अगला अवयव लिखेंगे, फिर उसके बाद अगला अवयव लिखेंगे। जैसे मान लीजिए 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय हमें लिखना हो, तो अगर कोई सेट हमारा क्या है, ए है, 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय कर दिया जाए, तो क्या हो जाएगा, पहले हम लिखेंगे 1, फिर क्या हो जाएगा, कामा देंगे, फिर जाएगा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, और महिला कोष्ठक बंद कर देंगे। तो यह देखिए, जब भी कोई दो अवयव है उनके बीच में क्या है, किन्हीं दो अवयवों के बीच में कामा लगा है, तो यह जो है इस सेट के अवयव कहलाएंगे, और इस पूरे सेट का नाम क्या है, ए है। तो सेट को जब भी हम लिखते हैं तो अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से व्यक्त करते हैं, और सेट को जब भी लिखा जाता है तो मझले कोष्टक के अंतर्गत लिखा जाता है। ठीक है, अब जानेंगे सेट लिखने की कितनी विधियां होती हैं। तो सेट लिखने की 2 विधियां होती हैं। एक होता है रोस्टर विधि या सारणी विधि, जिसे कहते हैं सूची विधि भी, और दूसरा होता है समुच्चय निर्माण विधि या गुण विधि। एक होता है सारणी विधि या रोस्टर विधि या सूची विधि, और दूसरा होता है दूसरा होता है समुच्चय निर्माण विधि या गुण विधि। तो हम पहले जानेंगे समुच्चय को कितने प्रकार से लिखते हैं। तो हम बताएं क्या, रोस्टर विधि में क्या करते हैं, जब किसी सेट को लिखना होता है तो हम रोस्टर विधि में मझले या जैसे लिखा गया है सेट, तो यह सेट के लिखने का तरीका कौन सा है, रोस्टर विधि है। ये सेट हम व्यक्त किया जस्ट किया, तो ये सेट किस प्रकार से लिखा गया है, ये जो सेट लिखा गया है रोस्टर विधि के रूप में लिखा गया है, रोस्टर विधि से लिखा गया है। अर्थात रोस्टर विधि में करते क्या है कि जब भी हम किसी सेट को लिखना होता है तो उस सेट के अवयवों को, जितने भी अवयव हैं, उसको मझले कोष्टक के अंतर्गत अवयव लिखते हैं, उसके बाद कामा देते हैं, फिर नेक्स्ट अवयव दूसरा अवयव लिखते हैं। तो वह जो विधि होती है कहलाती है रोस्टर विधि या सारणी विधि कहलाती है। मतलब उसके जब भी हम किसी सेट को लिखते हैं तो उसके सभी अवयव को लिखते हैं, उनके बीच में कामा देते जाते हैं। ठीक है, तो वह कहलाती है हमारी क्या, रोस्टर विधि या सारणी विधि। अब इसके जैसे हमारा था, ये क्या था, रोस्टर विधि। जैसे हम कह दें क्या कि 11 से कम सम संख्याओं का समुच्चय, 11 से कम सम संख्याओं का समुच्चय, रोस्टर विधि से हमको लिखना है इस बात को। तो कैसे लिखेंगे, कोई सेट मान लीजिए ए है, इसको हमको लिखना है, इसमें क्या है, 11 से कम सम संख्याओं का समुच्चय। तो 11 से कम सम संख्या कौन कौन सी होंगी, 2 होगी, 4 होगी, 6, 8, 10। यह हो गई क्या, 11 से कम सम संख्याओं का समुच्चय हो गया यह। और लिखने का तरीका कौन सा है, यह जो लिखा गया है समुच्चय, यह रोस्टर विधि से लिखा गया है। ठीक है, समुच्चय
निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि में क्या करते हैं, या इसको गुण विधि भी कहते हैं। गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि दोनों एक ही है। तो गुण विधि क्या होती है या समुच्चय निर्माण विधि क्या होती है, इसके बारे में हम जानेंगे। जब हम को गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि से लिखना होता है सेट को, तो हम सेट के अवयवों को किसी चर के द्वारा व्यक्त करते हैं। अवयव को हम नहीं लिखते हैं, अवयव को हम किसी चर x या y या z किसी के द्वारा भी हम व्यक्त कर देंगे। तो इसमें ध्यान से सुनिएगा कि समुच्चय निर्माण विधि में क्या करते हैं, जब भी किसी सेट को लिखना होता है तो सेट के अवयवों को किसी एक चर द्वारा व्यक्त करते हैं और उस चर का उस सेट के अवयवों से संबंध को व्यक्त कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कह दिया जाए कि जैसे कोई समुच्चय कह दिया जाए कि कोई समुच्चय है, जैसे फॉर एग्जांपल कह दिया जाए कि एक से बड़ी तथा 8 से छोटी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, 1 से बड़ी तथा 8 से छोटी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो एक कोई समुच्चय है, एक या कह दिया जाए 1 से बड़ी तथा 8 से छोटी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो 1 से बड़ी और 8 से छोटी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय हमको लिखना है किस विधि से, समुच्चय निर्माण विधि से। तो हम क्या करेंगे, हम इस अवयवों को नहीं लिखेंगे। 1 से बड़ी और 8 से छोटी प्राकृतिक संख्या होंगी 2, 3, 4, 5, 6, 7। अगर उनको हम लिख देंगे तो हो जाएगा रोस्टर विधि। बट हमको रोस्टर विधि लिखना नहीं है, लिखना किस विधि से, समुच्चय निर्माण विधि से। तो हम उस अवयव को ना लिख करके उसे हम किसी चर से व्यक्त करेंगे, किसी चर से व्यक्त करेंगे। और क्या हो जाएगा, a इक्वल टू क्या हो जाएगा, x सच दैट, मतलब यक्स है। ये क्या है, यक्स का एक समुच्चय है। इस प्रकार जहां यक्स है कि यक्स एक प्राकृतिक संख्या, एक क्या है, प्राकृतिक संख्या, तथा यक्स प्राकृतिक है बट कैसा, उसका कुछ संबंध इससे होगा ना। तो यक्स क्या है, 8 से छोटा है और क्या है, 1 से बड़ा। तो यह जो लिखने का तरीका है क्या कहलाएगा, समुच्चय निर्माण विधि या गुण विधि। इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, a इक्वल टू यक्स सच दैट यक्स इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल N, मतलब यक्स प्राकृतिक संख्या का एक अवयव है तथा x इज लेस देन 8 एंड x इज ग्रेटर देन 1, मतलब x का मान 1 से बड़ा है और 8 से क्या है, छोटा है। मतलब जिस संबंध से जुड़ा हुआ है उस संबंध को हमको व्यक्त करना पड़ेगा उस चर के द्वारा। ठीक है, तो यह कहलाएगी आपकी समुच्चय निर्माण विधि। अब आगे चलते हैं, समुच्चय के प्रकार जानेंगे। समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं, तो समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं अब हम उसके बारे में जानेंगे, समुच्चयों के प्रकार। ठीक है, अब हम बात करेंगे समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं, काइंड्स ऑफ सेट। समुच्चय के प्रकार, तो समुच्चय कुछ निम्न प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पहला जैसे कह देंगे रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय। तो जानेंगे हम कि रिक्त समुच्चय क्या होता है। सबसे पहले रिक्त समुच्चय को हम शून्य समुच्चय भी कहते हैं, तो या इसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं नल सेट। ठीक है, तो रिक्त समुच्चय क्या होता है, एक ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या शून्य हो, मतलब उसमें एक भी अवयव ना हो। ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव ना हो उसे हम कहते हैं रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय। रिक्त समुच्चय को जब भी हम व्यक्त करते हैं तो फाई से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं, फाई से, या ऐसे केवल मझले कोष्टक द्वारा। इसके अंतर्गत कोई अवयव नहीं लिखा जाएगा।
ठीक है, तो ये व्यक्त कर रहा है क्या, यह रिक्त समुच्चय व्यक्त कर रहा है, या उसको फाई से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं आगे। इसके बाद है एकल समुच्चय। अब जानेंगे हम क्या, एकल समुच्चय। एकल समुच्चय, एकल समुच्चय क्या होता है? एकल नाम से क्लियर हो रहा है कि एकल मतलब जिसमें केवल एक ही, ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक ही अवयव दिए गए होते हैं उसे कहते हैं हम एकल समुच्चय। उसे क्या कहते हैं? एकल समुच्चय, जिसमें केवल एक ही अवयव दिया गया हो। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कर दिया जाए, जैसे मान लो इसे लिखा गया हो, इस सेट में कितने अवयव हैं? एक अवयव दिया गया है। ऐसे कोई और सेट लिख दिया जाए, 7 है ना। ऐसे कोई और लिख दिया सेट ए, तो ये सभी क्या है? एकल सेट है। इसमें भी एक अवयव, इसमें भी एक अवयव, इसमें भी एक अवयव है, ये सभी क्या है? एकल अवयव हैं। अब हम बात करते हैं आगे परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय, तो अब हम जानेंगे परिमित समुच्चय क्या होते हैं। ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या सीमित हो, अवयवों की संख्या सीमित हो, परिमित हो, निश्चित हो, उसे हम कहते हैं परिमित समुच्चय। ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित हो उसे कहते हैं हम परिमित समुच्चय। जैसे हम कह देंगे 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, तो क्या जाएगा? परिमित। 1 से लेकर 100 तक जितनी होंगी। 1 से 20 के बीच आने वाली सभी विषम संख्याओं का समुच्चय भी क्या हो जाएगा? परिमित। 1 से 100 के बीच आने वाले सभी अभाज्य संख्या का समुच्चय क्या हो जाएगा? परिमित। तो ऐसे अगर कोई समुच्चय दिया गया हो, उसमें अगर अवयव क्या हो? सीमित हो, तो उसे हम कहेंगे परिमित समुच्चय। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय क्या होता है? जिसमें ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या सीमित न हो, अनिश्चित हो, उसे हम कहेंगे अपरिमित। जैसे हम खाली कह देंगे सम संख्याओं का समुच्चय, तो सम संख्याएं कितनी हैं? बहुत हैं, जिसका अंत ही नहीं है। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 सब है ना। ये सब ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे और कहाँ तक कोई निश्चित है नहीं। प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय सीमित है? नहीं सीमित है, इसे हम क्या कहेंगे? अपरिमित कहेंगे। इसलिए हम कह दें विषम संख्याओं का समुच्चय, वो क्या हो जाएगा? अपरिमित हो जाएगा। अभाज्य संख्याओं का समुच्चय अपरिमित। 3 के सभी गुणज, 3 के सभी गुणज तो भी क्या हो जाएंगे? अपरिमित। 4 के सभी गुणज अपरिमित। ऐसे मतलब जिसमें क्या हो? ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या सीमित न हो, निश्चित न हो, उसे हम कहेंगे अपरिमित समुच्चय। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब जानेंगे समान समुच्चय क्या होता है। 5वां समान समुच्चय। समान समुच्चय की बात करते हैं हम, तो समान समुच्चय किसे कहते हैं? 2 सेट दिए गए हों, पहले सेट के सभी अवयव दूसरे सेट में भी हों, उसे हम कहेंगे समान समुच्चय। जैसे मान लीजिए कोई सेट ए दिया गया है, सेट ए में मान लीजिए 3 अवयव दिए गए हैं ए बी सी, और एक दूसरा सेट बी है, इसमें भी 3 समुच्चय दिए गए हैं ए बी सी, सेम टू सेम वही अवयव दिए रहेंगे, तो हम इन दोनों सेट को कहेंगे समान समुच्चय और इसे लिखेंगे ए इक्वल टू बी। मतलब दोनों समुच्चय क्या है? समान है। आगे बढ़ते हैं समतुल्य। आगे बढ़ते हैं, अब जानेंगे हम समतुल्य समुच्चय क्या होता है भाई। ठीक है, नंबर 6 समतुल्य समुच्चय। तो समतुल्य समुच्चय क्या होता है? अगर 2 परिमित समुच्चय दिए गए हों, 2 परिमित समुच्चय दिए गए हों जिनके अवयवों की संख्या बराबर हो,
अवयव सेम ना हो, अलग अलग अवयव हो चलेगा, लेकिन जितने अवयव पहले सेट में दिए गए हों उतने अवयव दूसरे भी सेट में दिए गए हों तो उन दोनों सेट को हम कहेंगे परिमित समुच्चय, सॉरी समतुल्य समुच्चय। समतुल्य समुच्चय जैसे मान लीजिए हमको दिया गया है एक समुच्चय ए, इसमें 3 अवयव ए बी सी हैं। एक समुच्चय बी है जिसमें 3 अवयव 1 2 3 है। तो इसके अवयवों की संख्या इसके अवयव की संख्या बराबर है। इसमें कितने अवयव हैं? 3 अवयव हैं। इसमें कितने अवयव हैं? 3 अवयव हैं। इसलिए दोनों सेट में हम देख रहे हैं अवयव की संख्या क्या है? बराबर है। अतः हम कह सकते हैं कि यह दोनों सेट कैसे हैं? समतुल्य समुच्चय हैं। ठीक है, यह तो वे सेट के प्रकार। अब जानेंगे समुच्चय की गणन संख्या। समुच्चय की गणन संख्या क्या होती है? समुच्चय की गणन संख्या के बारे में जानेंगे हम। समुच्चय की गणन संख्या। समुच्चय की गणन संख्या क्या होती है? कोई समुच्चय दिया गया उसमें कितने अवयव हैं वही कहलाते हैं उसकी गणन संख्या। नंबर ऑफ सेट, नंबर ऑफ सेट उसे कहते हैं गणन संख्या। जैसे कोई सेट ए दिया गया है, सेट ए 1 2 3 4 5, इस सेट में कुल कितने अवयव हैं? 5 अवयव हैं। इसलिए लिखेंगे क्या हम? नंबर ऑफ सेट ए इक्वल टू 5। यह हुई उसकी गणन संख्या। तो गणन संख्या क्या होती है? किसी सेट में जितने अवयव दिए रहते हैं उसे हम कहते हैं क्या? उसकी गणन संख्या। अब हम बात करेंगे उप समुच्चय की। उप समुच्चय क्या होता है? अब जानेंगे हम उप समुच्चय क्या होता है। उप समुच्चय किसे कहते हैं? देखिए, 2 समुच्चय इस प्रकार दिए गए हों कि पहले समुच्चय का सभी अवयव दूसरे समुच्चय में बिलोंग करता हो। 2 समुच्चय इस प्रकार दिए गए हों कि पहले समुच्चय के जितने भी अवयव हैं सभी अवयव दूसरे समुच्चय में मिलते हों तो उस पहले समुच्चय को दूसरे समुच्चय का उप समुच्चय कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई सेट है, सेट ए। सेट ए में हमको दिया गया है ए बी और सी, और एक सेट बी दिया गया है, इसमें क्या दिया गया है? बी में सेट अवयव हैं ए बी सी डी ई। ठीक है, तो हम देख रहे हैं ए के सभी अवयव बी में हैं। ए के सभी अवयव बी में हैं, इसलिए हम कह देंगे ए सबसेट ऑफ बी। ये सबसेट का सिंबल होता है। ठीक है, ए सबसेट ऑफ बी, या बोलेंगे ए उप समुच्चय ऑफ ए उप समुच्चय बी का। ठीक है, तो अगर 2 समुच्चय दिए गए इस प्रकार, ए के सभी अवयव बी में मिलते हों, पहले सेट के सभी अवयव दूसरे समुच्चय मिलते हों, तो उन पहले उस समुच्चय में पहले समुच्चय को दूसरे क्या कहेंगे? हम उप समुच्चय कहेंगे। अब जैसे कोई सेट दिया रहता है, पूछ दिया जाएगा उसके कितने उप समुच्चय बनेंगे, कितने उसके उप समुच्चय होंगे, तो उसे निकालना। जैसे मान लो कोई सेट हमको ए दिया गया है, सेट ए के कितने उप समुच्चय हो सकते हैं? उप समुच्चयों की संख्या निकालनी हो। कोई सेट या ए दिया गया, ए इक्वल टू ए बी सी दिया गया है, इसके कुल उप समुच्चय कितने होंगे? उप समुच्चयों की संख्या। कोई सेट दिया गया तो उसके कितने उप समुच्चय हो सकते हैं, उसको कैसे निकालेंगे? तो हम देखते हैं सेट में कितने पहले नंबर, कितने अवयव हैं, कितने अवयव हैं। तो सेट में हम देख रहे हैं कितने अवयव हैं? 1 2 3। हम इसी सेट की बात करते हैं, इस सेट के कितने उप समुच्चय हैं। तो देखिएगा पहले इस सेट में कितने, हम नंबर ऑफ सेट ए, नंबर ऑफ सेट ए इक्वल टू कितना है? 3। तो अब अगर किसी समुच्चय का हमको उप समुच्चय निकालना होता है तो आप एक फार्मूला याद रखिएगा, उप समुच्चयों की संख्या इक्वल टू होती है 2 के पावर n, जहाँ n क्या होता है? समुच्चय में अवयवों की संख्या को व्यक्त करता है। तो इस समुच्चय का अगर हमको उप समुच्चय बताना है, इसमें उप समुच्चय कितने होंगे, तो आप आराम से बता सकते हैं। नंबर ऑफ सेट ए इक्वल टू कितना है? 3 है, इसलिए इसके उप समुच्चयों की संख्या, उप समुच्चयों की संख्या 2 के पावर 3 अर्थात कितना हो जाएगा? 8।
ठीक है। ऐसे कोई भी सेट दिया रहेगा तो उसके उप समुच्चय की संख्या निकालनी है तो हम ऐसे आराम से निकाल सकते हैं इस फार्मूले की मदद से। याद रखिएगा कि उप समुच्चयों की संख्या क्या होती है 2 की पावर n। अब हम जानेंगे उचित उप समुच्चय क्या होता है। अब हम बात करेंगे उचित उप समुच्चय, प्रॉपर सबसेट। यह तो बात हुआ सबसेट की। अब जानेंगे प्रॉपर सबसेट क्या होता है और अगर कोई सेट दिया गया है तो उसके कितने प्रॉपर सेट होंगे। उचित उप समुच्चय, उचित उप समुच्चय क्या होता है, ध्यान सुनिएगा। उचित उप समुच्चय किसे कहते हैं? अगर दो सेट इस प्रकार दिए गए हों, दो परिमित समुच्चय इस प्रकार दिए गए हों कि पहले सेट के सभी अवयव दूसरे में मिलते हों, बट दूसरे का कोई कम से कम एक या एक से अधिक, एक भी हो सकता है एक से अधिक, एक ऐसा अवयव हो जो सेट ए में न मिलता हो, सेट ए में न मिलता हो, तो उसे हम कहेंगे क्या? उसका उचित उप समुच्चय। उचित उप समुच्चय मतलब क्या हुआ कि अगर उचित उप समुच्चय है तो वह उप समुच्चय हो सकता है, लेकिन उप समुच्चय है तो कोई निश्चित नहीं है कि वह उचित उप समुच्चय होगा ही। ठीक है, देखिए अगर सेट ए इक्वल टू दिया गया है क्या 1 2 3 और सेट बी इक्वल टू दिया गया है क्या 1 2 3 4 या 5 और भी दिया रहे, तो हम देख रहे हैं 1 2 3 तीन तो मिल रहा, बट यह अवयव इसमें है, इसमें नहीं है। इसका कम से कम एक ठेवा ऐसा हुआ, अगर मान लिया नहीं रहता 1 2 3 रहता तो हम कहते ए जो सेट ए है सेट बी का उप समुच्चय है, उप समुच्चय है, और सेट ए और सेट बी क्या है? बराबर भी है। ठीक है, तो सेट ए सेट बी का उप समुच्चय है, लेकिन बट अगर हम कह दें क्या यहाँ पे 4 अगर दे देंगे और अब बात करेंगे तो सेट ए सेट बी का उप समुच्चय भी है और उचित उप समुच्चय भी हम कह सकते हैं, क्योंकि इसका एक अवयव ऐसा है जो सेट बी का एक अवयव ऐसा है जो सेट ए में मौजूद नहीं है, इसलिए हम सेट ए को सेट बी का हम उचित उप समुच्चय कहेंगे। फिर ध्यान सुनिएगा उचित उप समुच्चय क्या होता है। दो समुच्चय इस प्रकार दिए गए हों कि पहले समुच्चय के सभी अवयव दूसरे सेट में मिलते हों, बट दूसरे सेट के कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो पहले सेट में न मिलता हो। कम से कम एक से अधिक भी हो सकता है। ठीक है, कोई मान नहीं एक ही, एक से अधिक अवयव भी हो सकते नहीं मिलेंगे, बट कम से कम एक ठो ऐसा होना चाहिए, जरूर एक या एक से अधिक ऐसा होना चाहिए जो दूसरे का पहले में न हो। तो हम उस कंडीशन में क्या कहेंगे? पहले सेट को दूसरे का हम उचित उप समुच्चय कहते हैं और इसे कुछ निम्न प्रकार से व्यक्त करते हैं। ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, यह प्रॉपर सबसेट का सिंबल है, यह इससे लिखाएगा ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। अब अगर कोई समुच्चय दिया गया हो और उस समुच्चय के पूछ दिया है कितने उचित उप समुच्चय होंगे, कितने उचित उप समुच्चय होंगे, तो हम कैसे निकालेंगे? तो देखिएगा उचित उप समुच्चयों की संख्या, अगर कोई सेट दिया गया है उसके उचित उप समुच्चय की संख्या पर पूछी जा रही हो तो क्या हो जाएगा 2 की पावर n, यह क्या हो गया? यह उसके उप समुच्चय की संख्या हो गई। तो उप समुच्चय की संख्या में से अगर हम एक कम कर देंगे तो हो जाएगी क्या? उचित उप समुच्चयों की संख्या 2 की पावर n माइनस 1। जैसे मान लीजिए कोई सेट ए दिया गया है, सेट ए इक्वल टू दिया है 1 2 3 दिया है और पूछा जाए इससे कितने उचित उप समुच्चय होंगे, तो उचित उप समुच्चयों की संख्या 2 की पावर 3 माइनस 1, 8 माइनस 1 इक्वल टू 7। मतलब इसके कुल उचित उप समुच्चय कितने होंगे? 7, और उप समुच्चय कितने हो जाएंगे? 8। ठीक है, क्लियर। अब आगे हम चलते हैं घात समुच्चय, चलते हैं आगे हम घात समुच्चय पर हम घात जानेंगे। घात समुच्चय क्या होता है?
पावर सेट की बात करते हैं हम। पावर सेट की बात करते हैं। घात समुच्चय क्या होता है? ठीक है, देखिएगा, अगर कोई समुच्चय दिया गया हो, उस समुच्चय के जितने उप समुच्चय बनते हैं उन सभी उप समुच्चयों का अगर हम सेट बना दें, जितने भी समुच्चय कोई समुच्चय दिए गए हों, उस समुच्चय के जितने उप समुच्चय बनेंगे उस उप समुच्चयों को हम ले करके एक सेट बना देंगे, तो उसे हम कहते हैं उस दिए गए समुच्चय का घात समुच्चय। मतलब कि कोई सेट ए दिया गया है, उसके कितने उप समुच्चय होंगे, उस सभी उप समुच्चयों को हम अगर सेट के रूप में व्यक्त कर देंगे तो वह कहलाएगा उसका घात समुच्चय। फॉर एग्जांपल देखिएगा, जैसे मान लीजिए कोई सेट ए इक्वल टू दिया गया, हम दो अवयव ले रहे हैं ए और बी, इसके हम पहले जानेंगे कितने इसके उप समुच्चय होंगे। तो इसमें दो अवयव हैं तो 2 के पावर 2 मतलब 4 उप समुच्चय होंगे। कौन कौन हम देख लीजिएगा, किसी के भी पहले उप समुच्चय तो कोई भी सेट हो सबका उप समुच्चय पहले होता है फाई, फाई सबका उप समुच्चय होता है, याद रखिएगा फाई। इसके बाद क्या हो जाएगा ए, इसके बाद क्या हो जाएगा बी, दूसरा अवयव लेंगे हम, इसके बाद दोनों को एक साथ हम ले लें तो यह वाला भी क्या है, इसका एक सबसेट है, यह वाला भी क्या है, इस वाला एक सबसेट है। देखिए यह इसके इस सेट के सभी अवयव इसमें मिल रहे हैं, इस सेट के सभी अवयव इसमें मिल रहे हैं, इस सेट के सभी अवयव इसमें मिल रहे हैं, इसलिए क्या है, यह सभी क्या है, इसके उप समुच्चय हैं। अब अगर हम बात करते हैं घात समुच्चय की, घात समुच्चय पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए, तो कितना हो जाएगा, सेट बनाएंगे, मध्य कोष्ठक अंदर लिखेंगे, यह सभी एक अवयव बन जाएंगे, मतलब फाई, फिर कॉमा देंगे, अगला अवयव सेट ए, फिर अगला अवयव सेट बी, फिर अगला अवयव सेट ए कमा बी। यह जो होगा सेट ए का, इस सेट ए का घात समुच्चय कहलाएगा। और अब अगर पूछ दिया आपसे वही बात कि घात समुच्चय के कितने अवयव होते हैं, चाहे इसके कोई सेट दिया गया उसका अगर हम घात समुच्चय बनाएंगे तो उसमें कितने अवयव होंगे, तो उसका भी वही फार्मूला है, नंबर ऑफ पी ए इक्वल टू 2 के पावर n, मतलब जितने उप समुच्चय होंगे उतने ही घात समुच्चय में अवयवों की संख्या होगी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम जानेंगे सार्वत्रिक समुच्चय या समष्टि समुच्चय क्या होता है, यूनिवर्सल सेट किसे कहते हैं। देखिए सार्वत्रिक सेट या यूनिवर्सल सेट क्या होता है, समष्टि समुच्चय, इसको यूनिवर्सल सेट कहते हैं। अगर मान लीजिए किसी निश्चित, अगर कोई कई सारे सेट दिए गए हों, उन सभी सेट के संदर्भ में एक ऐसा सेट दिया गया हो, अगर मान लीजिए 2 या 2 से अधिक सेट या कई सारे सेट दिए गए हों, उसमें उन सभी सेट के संदर्भ में सभी सेट के लिए एक ऐसा सेट दिया गया हो जिसके लिए कि वह सभी सेट के अवयव उसमें बिलोंग करते हों। अगर मान लीजिए 2 या 2 से अधिक सेट दिए गए हों, कितने भी सेट दिए गए हों, उन सभी सेटों के संदर्भ में एक ऐसा सेट दिया गया हो कि सभी सेट के अवयव क्या हो, उस सेट में बिलोंग करते हो, तो उस सेट को हम कहते हैं क्या, उन सभी सेट का यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट मतलब उसमें जितने भी अवयव दिए सेट दिए रहेंगे, जितने भी सेट दिए रहेंगे सभी सेट के अवयव बिलोंग होंगे, सभी सेट के सभी अवयव उसमें क्या करेंगे, बिलोंग करेंगे, तो वह कहलाएगा क्या, उन सबका यूनिवर्सल सेट। और यूनिवर्सल सेट को जब भी व्यक्त करते हैं हम कैपिटल यू से व्यक्त करते हैं। जैसे हम जानते हैं सम संख्या क्या होती हैं, 2 4 6 8 10 होती हैं, ऐसे बढ़ते जाएंगे आगे। और विषम संख्या क्या होती हैं, 1 3 5 7 ऐसे होते जाएंगी। तो अगर हम कह दें क्या प्राकृतिक संख्याएं, तो प्राकृतिक संख्या क्या है, सेट जो सम संख्याएं हैं और जो विषम संख्याओं का समुच्चय है, उन दोनों के लिए क्या करेगी, वह एक यूनिवर्सल सेट होगी। कौन, प्राकृतिक संख्या। सम संख्या होती है 2 4 6 8 10 और विषम क्या होती है 1 3 5 7 ऐसे होती हैं, डॉट डॉट डॉट। तो इन सब का अगर दोनों का यूनिवर्सल का दिया जाए तो दोनों को मिलाकर जो सेट बनेगा वही क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल।
अर्थात क्या हो जाएगा, सभी प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 सभी क्या जाएंगी, जितनी प्राकृतिक संख्या है वह सम और विषम संख्याओं और अभाज्य संख्याओं के लिए यूनिवर्सल सेट का कार्य करती हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे समुच्चयों पर संक्रियाएं, समुच्चयों पर संक्रिया ऑपरेशन। ऑपरेशन ऑन द सेट, समुच्चयों पर संक्रियाएं। समुच्चय पर कौन कौन संक्रिया होती है, तो पहले रहेगी, पहली जो संक्रिया समुच्चय पर होती है सम्मिलन, सम्मिलन या संघ संक्रिया, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं हम यूनियन, सम्मिलन या संघ संक्रिया या यूनियन। ठीक है, तो यूनियन क्या होता है, जान लीजिए यूनियन क्या होता है। अगर दो सेट दिए गए हों, दो सेट का अगर हमको यूनियन निकालना है, बताना कि यूनियन क्या होता है, तो यूनियन दिए गए सेटों का एक ऐसा समुच्चय होता है जिसके सभी अवयव सेट, पहले सेट के अवयव होंगे तथा दूसरे सेट के अवयव भी होंगे, और या ए और बी के दोनों के अवयव होंगे। मतलब हम कह सकते हैं क्या, अगर दो सेट ए और बी दिए गए हों, दो सेट अगर ए और बी दिए गए हों, तो उनका सम्मिलन एक ऐसा समुच्चय होगा, या तो जो सेट ए के या सेट बी के या सेट ए और बी दोनों के अवयवों से मिलकर के बना होगा, उसे हम कहेंगे उसका हम यूनियन। जैसे मान लीजिए सेट ए इक्वल टू दिया गया, क्या सेट ए इक्वल टू दिया गया है ए बी सी, और सेट बी इक्वल टू दिया गया है ए बी सी, क्या कर देंगे क्या हम ए सी डी ई, है ना ऐसे। तो हम देख रहे हैं कि अगर हमको पूछ दिया जाए कि सेट ए दिया गया सेट बी दिया गया, इसका यूनियन कितना होगा, यूनियन को जब हम व्यक्त करते हैं ऐसे, सम्मिलन को ऐसे व्यक्त किया जाता है यूनियन को, तो ए यूनियन बी अगर निकालना हमको हो, इनका सम्मिलन निकालना हो, तो क्या हो जाएगा, सेट ए और सेट बी के, या तो हम क्या बोले हैं, अगर किसी दो सेट दिए गए हों या दो से अधिक सेट दिए गए हों, तो उनका यूनियन क्या होता है, वो यूनियन एक ऐसा समुच्चय होता है, यूनियन एक ऐसा समुच्चय होता है जिसमें या तो ए के या बी के या ए और बी के दोनों के अवयव क्या होते हैं, से मिल करके बना होता है। जैसे मान लीजिए हम कह दें क्या, इसके अवयव क्या है ए बी सी, इसके बाद ए के अवयव हो गए, फिर बी के अवयव देखेंगे हम, ए हो गया, बी इसमें है ही नहीं, सी हो गया, डी नहीं है लिख लेंगे, ई नहीं है लिख लेंगे, तो यह जो होगा क्या कहलाएगा, ए बी सी डी ई, ये जो यह जो सेट बनेगा, यह सेट ए और सेट बी का यूनियन कहलाएगा। अतः क्या हुआ, कोई दो सेट दिए गए हों तो उनका उपसमुच्चय क्या होता है, उन दोनों अवयवों का एक समुच्चय होता है जो ए में या बी में या ए व बी दोनों में से, या दोनों ए या बी दोनों में से होता है, ए और बी का सम्मिलन कहलाता है, और इसे हम ए यूनियन बी से व्यक्त करते हैं। ठीक है, अब रहेगा सम्मिलन के कुछ गुण हैं, सम्मिलन के कुछ गुण होते हैं, सम्मिलन या संघ के गुण। संघ के गुण क्या क्या है, पहला गुण जानिएगा ए यूनियन ए, मतलब किसी सेट का उसी सेट के साथ अगर यूनियन करते हैं तो हमें पुनः वही सेट प्राप्त होगा। ठीक है, किसी भी सेट का अगर उसी सेट के साथ हम यूनियन करते हैं तो हमें पुनः वही सेट प्राप्त होगा। दूसरा है कि अगर कोई दो सेट ए यूनियन बी दिया गया हो तो इसे हम बी यूनियन ए कहेंगे, तभी हमें जो सेट प्राप्त होंगे सेट के मान में कोई चेंजिंग नहीं होगा। मतलब ए यूनियन बी निकालें या बी यूनियन ए कहें, दोनों चीज़ क्या होगी, एक ही होगी, समान होगी, दोनों सेट समान आएंगे। ठीक है, इसके बाद इसी प्रकार से तीसरा कह रहा है गुणधर्म क्या है कि अगर सेट ए बी सी तीन सेट दिए गए हों, पहले अगर हम बी और सी का यूनियन निकाल लें, उसके बाद उस जो सेट मिलेगा उसका हम ए के साथ यूनियन निकाल लें,
ये जो आएगा इसे कुछ इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, या तो हम ए और बी का पहले यूनियन निकालें और फिर सी का यूनियन निकालें, तब भी मान में कोई चेंजिंग नहीं होगी। दोनों सेट जो मिलेगा वो दोनों सेट क्या होंगे, समान होंगे। आगे बात करते हैं हम, अगर किसी सेट का चौथा गुण है, अगर कोई सेट ए दिया गया हो, सेट ए का हम यूनियन करते हैं समष्टि समुच्चय यू से, समष्टि समुच्चय यू से अगर हम यूनियन करते हैं तो हमें पुनः समष्टि समुच्चय प्राप्त होगा। अगर किसी सेट का समष्टि समुच्चय से हम यूनियन करते हैं तो हमें समष्टि समुच्चय प्राप्त होगा। और पांचवा गुणधर्म है क्या, कि अगर हम किसी सेट का यूनियन करते हैं नल सेट से, रिक्त समुच्चय से, तो हमें पुनः वही जो सेट हमारा ए है, सेट ए ही प्राप्त होगा। यह तो यूनियन के कुछ गुणधर्म हुए। अब आगे चलते हैं, हम जानेंगे समुच्चयों का सर्वनिष्ठ संक्रिया या सर्वनिष्ठ को हम कह सकते हैं, दूसरे भाषा में कह सकते हैं प्रतिच्छेदन या सर्वनिष्ठ संक्रिया। सर्वनिष्ठ संक्रिया सर्वनिष्ठ संख्या क्या होती है समुच्चयों की, जैसे मान लीजिए दो समुच्चय ए और बी दिए गए हों, दो समुच्चय ए और बी दिए गए हों, तो उन दोनों समुच्चयों में ऐसे अवयव जो दोनों समुच्चयों में बिलोंग करते हों, मौजूद हों, निहित हों, उपस्थित हों, उन समुच्चयों को लेकर के अगर हम कोई सेट बनाते हैं तो उस सेट को हम जो कहेंगे उन दोनों का सर्वनिष्ठ समुच्चय कहेंगे, या उसे हम उसका प्रतिच्छेदन समुच्चय कहेंगे। ठीक है, दो समुच्चय ए और बी दिए गए हों, ध्यान से सुनिएगा, दो समुच्चय ए और बी दिए गए हों, अगर उनमें कुछ अवयव ऐसे होंगे जो दोनों में उभयनिष्ठ होते हों, जो दोनों में क्या हो, उभयनिष्ठ हों, उनको ले करके अगर हम क्या एक समुच्चय बनाएंगे तो उन्हें हम कहेंगे उन दोनों समुच्चय का उपसमुच्चय। अगर कोई सेट ए और बी दिया गया है, दो परिमित समुच्चय ए और बी दिए गए हों, तो उनका सर्वनिष्ठ समुच्चय क्या हो जाएगा, सर्वनिष्ठ समुच्चय को हम किस प्रकार से व्यक्त करेंगे, ए और इस तरह लिखते हैं इंटरसेक्शन बढ़ते हैं, इसे हम ए सर्वनिष्ठ कहेंगे या हम बोलेंगे इंटरसेक्शन, ए सर्वनिष्ठ बी या ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब देखिए फॉर एग्जांपल जैसे कोई दिया गया सेट ए दिया गया हो, सेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 ऐसे दिया गया है, और बी इक्वल टू दिया गया है क्या 3 5 7 9। ठीक है, अब कह दिया जाए कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू व्हाट, इनका इंटरसेक्शन क्या होगा, तो इनका इंटरसेक्शन हम क्या बताए थे कि जो दोनों में ऐसे अवयव जो दोनों में क्या उभयनिष्ठ हो, उनसे लेकर हम जो सेट बनाएंगे वही क्या लाएगा, क्या हमारा सर्वनिष्ठ। चलिए हम सेट बनाते हैं, तो सेट बनाते पहले हम महिला कोष्ठक लिखेंगे, महिला कोष्ठक बनाएंगे, और देखिए एक इसमें है क्या, नहीं है, दो इसमें है, इसमें भी नहीं है, तीन दोनों में है, तीन को लिख लेंगे, चार दोनों में नहीं है, पाँच दोनों में है, पाँच को लिख लेंगे, फिर इसमें कोई अवयव बचा ही नहीं तो आगे मिलाने की आवश्यकता ही नहीं है, तो हमारा सेट क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 3,5। यह हो गया उनके सर्वनिष्ठ हो गए, सर्वनिष्ठ समुच्चय हो गए। ठीक है, अब हम जानेंगे सर्वनिष्ठ के कुछ गुण, सर्वनिष्ठ के कुछ गुण, जो सर्वनिष्ठ समुच्चय है उसके क्या क्या गुण होते हैं। सर्वनिष्ठ समुच्चय के गुण, सर्वनिष्ठ समुच्चय के गुण या सर्वनिष्ठ के गुण कहो, सर्वनिष्ठ के गुण। ठीक है, तो सर्वनिष्ठ के गुण कौन कौन से होते हैं जान लीजिएगा, कि अगर दो समुच्चय दिए गए हों, पहला गुण है कि दो समुच्चय ए और बी, दो समुच्चय कोई समुच्चय हो उसका उसी समुच्चय के साथ हम सर्वनिष्ठ करते हैं, कोई समुच्चय हो उसका हम उसी समुच्चय के साथ सर्वनिष्ठ करते हैं, तो पुनः हमें वही समुच्चय ही प्राप्त होगा। मतलब किसी समुच्चय का उसी के साथ सर्वनिष्ठ करें या उसी के साथ हम क्या करें, उभयनिष्ठ करें, दोनों
सम्मिलन करें, दोनों में कंडीशन में क्या होगा, हमें पुनः वही सेट ही प्राप्त होगा। मतलब ए यूनियन ए इक्वल टू ए और ए इंटरसेक्शन ए इक्वल टू बी क्या होगा, ए ही होता है। आगे हम बढ़ते हैं। अगर दिया गया हो क्या, दूसरा गुण इसका है कि ए का हम बी के साथ इंटरसेक्शन करें या बी का हम कर दें ए के साथ इंटरसेक्शन, दोनों के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। दोनों कंडीशन जो सेट आएंगे वो सेट क्या हो जाएंगे, सेम आएंगे, बराबर आएंगे, समान आएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट क्या है, सेट ए और बी और सी तीन दिए गए हों, तो अगर हम बी और सी का पहले इंटरसेक्शन निकाल लें, उसके बाद हम ए के साथ इंटरसेक्शन करते हों, या ए और बी का इंटरसेक्शन कर लें, इसके बाद हम सी के साथ इंटरसेक्शन करते हों, तभी जो दोनों समुच्चय मिलेंगे और दोनों समुच्चय क्या होंगे, समान होंगे, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। अगर कोई सेट दिया गया हो और उसका हम नल सेट के साथ, कोई समुच्चय दिया गया हो उसका हम नल सेट के साथ सम्मिलित करते हैं, तो वहाँ पर हमको क्या मिलेगा, नल सेट ही मिलेगा, रिक्त समुच्चय ही मिलेगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। पांचवा गुण जो है क्या है, अगर कोई समुच्चय हो उसका हम अगर कोई समुच्चय दिया गया हो उसका हम सम्मिलित करते हैं, इंटरसेक्शन ज्ञात करते हैं, किससे, प्रदर्श समष्टि समुच्चय से ज्ञात करते हैं उसका हम इंटरसेक्शन। तो इस कंडीशन में उसका सन्निष्ठ क्या मिलेगा, सन्निष्ठ जो हो जाएगा वह पुनः हमें वही सेट प्राप्त होगा। मतलब किसी सेट का अगर हम यूनिवर्सल सेट से अगर हम इंटरसेक्शन ज्ञात करते हैं तब हमें पुनः वही सेट भी प्राप्त होता है। ठीक है, यह कुछ गुण थे किसके, सन्निष्ठ के। अब आगे बात करेंगे असंयुक्त या विसंगतीय समुच्चय क्या होते हैं। ऐसे दो समुच्चय दिए गए हों, असंयुक्त बात किया जाए कि असंयुक्त या विसंगतीय, असंयुक्त या विसंगीय समुच्चय किसे कहते हैं। तो असंयुक्त या विसंगीय समुच्चय क्या होते हैं, असंयुक्त या विसंगीय विसंगित लिखिएगा, विसंगित समुच्चय क्या होते हैं। तो अगर दो समुच्चय इस प्रकार दिए गए हों कि उनका अगर हम इंटरसेक्शन ज्ञात करते हों, और इंटरसेक्शन क्या मिले, जीरो मिले, नल सेट मिले, मतलब कोई इसमें अवयव ना मिले, जीरो मतलब कि कोई अवयव मिले ही ना। दो सेट अगर दिए गए हों, उनका अगर इंटरसेक्शन ज्ञात करते हों, इंटरसेक्शन में हमको कोई अवयव नहीं प्राप्त होता, अर्थात रिक्त समुच्चय प्राप्त होता है, तो उस कंडीशन में, उस स्थिति में सेट ए और सेट बी एक दूसरे के असंयुक्त या विसंगित समुच्चय कहलाते हैं। ठीक है, दो समुच्चयों का अंतर की बात करते हैं। दो समुच्चय दे रहेंगे तो उसके हम अंतर कैसे ज्ञात करेंगे। समुच्चयों का अंतर, समुच्चयों का अंतर, दो समुच्चय दिए गए तो उसका अंतर हम कैसे याद करेंगे। अगर मान लो कोई दो समुच्चय दिए गए हों, सेट ए का दिया गया हो और दूसरा सेट बी दिया गया हो, इनका हमको अंतर a माइनस बी ज्ञात करना है, a माइनस बी ज्ञात करना है। तो ध्यान सुनिएगा, a माइनस बी कैसे ज्ञात करते हैं। तो अगर दो सेट दिए गए हों तो सेट ए में से अगर सेट बी को हमको सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है, तो सेट बी के जितने अवयव सेट ए में मिलेंगे उसको हम निकाल देंगे, उसके बाद जो अवयव बचेंगे वह कहलाएंगे क्या, सेट ए माइनस बी कहलाएंगे। अर्थात कुछ इस प्रकार से अगर दिए गए हों, सेट ए इक्वल टू दिया गया हो क्या, ए बी सी डी दिया गया हो, और सेट बी इक्वल टू दिया गया क्या, सी डी ई एफ दिया गया हो, और पूछ दिया जाए क्या कि a माइनस बी इक्वल टू क्या होगा, तो आप कहेंगे a माइनस बी, तो b वाला कौन है, सी डी ई एफ है, तो सी डी ई एफ इसमें निकालिए, तो सी डी केवल मिला, ई एफ है ही नहीं, तो सी डी निकल जाएगा, तो क्या बचेगा हमारा a कामा b, और यह जो सेट बनेगा वह कहलाएगा क्या, a माइनस बी, मतलब उन दोनों समुच्चयों का अंतर कहलाएगा। अगर हम b माइनस ए ज्ञात करते हैं, अगर हम b माइनस ए ज्ञात करते हैं तो b में से हम a के अवयव घटाएंगे, तो b में से अगर a घटाएंगे तो a b c d में से c d निकलेगा, तो क्या बचेगा इसमें, अगर सी डी निकल जाए क्या बचेगा, ई और एफ बचेगा, ई और एफ। अगर हम इसको निकालते हैं इसमें से तो ए और बी तो इसमें है ही नहीं, ऑलरेडी नहीं है, सी और डी निकल जाएगा, तो क्या बचेगा हमारा बी वाले में ई और एफ बचेगा। इस कंडीशन क्या हो गया, बी माइनस सी इक्वल और बी माइनस ए इक्वल टू सेट ई कमा एफ।
और a माइनस बी इक्वल टू ए कमा बी। इस प्रकार हम क्या देख रहे हैं कि a माइनस बी इक्वल टू नॉट बी माइनस ए, मतलब a माइनस बी और b माइनस ए क्या होते हैं, बराबर नहीं होते हैं। याद रखिएगा, किसी सेट में से अगर हम दूसरे सेट घटा रहे हैं और दूसरे में से हम पहले घटाएंगे, दोनों मान क्या आएंगे, बराबर नहीं आएंगे। ठीक है, चलिए कुछ और भी आगे कुछ नियम है, इसे हम कल बताएंगे और कल आपको कुछ हम क्वेश्चन में सोल्यूशन कर दिखाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।